पिछले क्लास में हमने सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन तक देख लिया था। हमने देखा था कि किस तरह जब कॉमन रेशियो किसी जीपी का प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एप्लीकेबल हो सकता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मेनी हो तो। नाउ आई होप मेनी ऑफ यू knows about the definition of recurring decimals। पहले देख लीजिए recurring decimal क्या होता है। हो सकता है आप में से कुछ को नहीं पता हो। अब जैसे कि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है 0.5262626 एंड सो ऑन, इस तरह से, जहाँ की 26 जो है रिपीट करता जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 0.526 के ऊपर एक एक डॉट दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, ये एक एक डॉट इंडिकेट कर देगा हमें कि 2 और 6 रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली। इसी को हम लोग इस बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट की जगह बार दे सकते हैं। वॉट एवर यू फील राइट, डू इट। नाउ रिकरिंग डेसिमल जो है it gives us an idea of how to apply infinite geometrical progression। ये एक आइडिया देता है कि किस तरह जो सम है इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का उसको अप्लाई किया जाता है। देखते हैं जरा इसको। चलिए, सपोज करिए कि आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल है 0.425, जहाँ की 2 और 5 रेकर कर रहा है। दैट मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं 0.425, 25, 25 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.025 प्लस 0.00025 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। इसको लिख सकते हैं 4/10, इसको लिख सकते हैं 25/10 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 25/10⁵ एंड सो ऑन, इसी तरह से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 4/10 प्लस यहाँ से इसमें से अगर हम लोग 25/10 क्यूब कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/10² प्लस 1/10⁴ एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक है। ये जो रिपीटिशन है ये इन्फिनिटी तक है, जैसे 25 25 25, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए, तो ये जो है ये इन्फिनिटी तक है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है ये हमारा एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a = 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/10², 1/10², दैट इज 1/100। क्लियरली कॉमन रेशियो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया, फिर से बताता हूं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 से कम हो, जिसका मॉड्यूलस, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 से कम हो, ठीक है, और 0 से बड़ा हो। अब 0 हो जाएगा तब तो वो 0 ही रह, एग्जैक्टली 0 ही रह जाएगा, तो 1 से कम हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। या तो फिर अगर नेगेटिव हो तो -1 से अगर ये मान लीजिए आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये नेगेटिव है तो -1 से ये बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और अगर 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए, ठीक है, तो R हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक जीपी है क्लियरली, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/10² है। क्लियरली R हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए, 4/10 प्लस 25/10 क्यूब। अब ये इन्फिनिटी तक है,
सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर, यही तो होता है ना, हमने पिछले क्लास में देखा है इसको। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो सम है वो हो जाएगा a, यानी कि 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 10 स्क्वायर। कोई दिक्कत, 4 बाई 10 प्लस 25 बाई 10 क्यूब इंटू एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज देंगे और यहाँ बचेगा 99। कोई दिक्कत नहीं, 10 स्क्वायर से ये 3 तो कट जाएगा हमारा, बचेगा 4 बाई 10 प्लस 25 बाई 990। एलसीएम ले लेते हैं 990, 10 से ये कितनी बार में जाएगा, 99 टाइम्स में 36, सो 396 प्लस 25, आपका कितना आ गया, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 3 1 4, 421 बाई 990। दिस मीन्स इस फ्रैक्शन को, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, रेकरिंग फ्रैक्शन है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 421 बाई 990। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के रेकरिंग डेसिमल को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं। सिंपल फ्रैक्शन मीन्स वल्गार फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो इस तरह के फ्रैक्शन को, इस तरह के रेकरिंग फ्रैक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहां पे आपके पास एक रेकरिंग डेसिमल है, इस रेकरिंग डेसिमल को हम दो इंटीजर के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि जीपी ने इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हेल्प्स अस टू फाइंड दिस वैल्यू। तो इसीलिए अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करें तो किसी भी रेकरिंग डेसिमल को आप सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड को अप्लाई करके, चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन हो। अब डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कोई आपको रेकरिंग डेसिमल दे दिया जाए और आपसे उसका सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर पूछा जाए, तो हो सकता है कि आप ये पूरा नियम अप्लाई करने लगे, बट इसका एक फॉर्मूला होता है। आपने नियम तो जान लिया ना, you know the application. So by using this method, let's find out a general formula that will helps us to find out the value of any recurring decimal into a vulgar fraction. किसी भी रेकरिंग डेसिमल का वैल्यू सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। चलिए वो जनरल फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले आपको मेथड पता चल गया, वहाँ भी यही मेथड हमें अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। To find the value of a recurring decimal into a simple fraction, इसी सिंपल फ्रैक्शन को ही हम लोग कहते हैं वल्गार फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी रेकरिंग डेसिमल को हम लोग किस तरह से एक रेशनल नंबर के फॉर्म में टिपिकली लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल है, वो कुछ इस तरह का है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरह का है, P 0.P Q Q Q एंड सो ऑन,
अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये P और Q ये सब क्या है। चलिए समझते हैं इसको। 0.425 अभी हमने एग्जाम्पल देखा जहाँ कि 25 रेकर कर रहा था। Q का मतलब है कि ये 25, ये 25 का मतलब है Q। सो Q में 2 फिगर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और P का मतलब है ये हो गया हमारा P। इस पर्टिकुलर रेकरिंग डेसिमल में P में सिर्फ एक फिगर है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही फिगर होगा। हो सकता है आपका रेकरिंग डेसिमल इस तरह का भी हो सकता है 42858585। तो यहाँ पे ये P में कितने फिगर हैं? 2, और ये 858585 ये क्या हो गया? Q में अभी यहाँ भी 2 फिगर हैं। ये सारे Q ये सब Q हो गया, जिसमें कि 2 फिगर है। हो सकता है 3 फिगर हो, 4 फिगर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रेकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट P कंटेन्स n फिगर्स। P कितने फिगर्स कंटेन कर रहा है? n फिगर। एंड Q कंटेन्स m फिगर्स। ठीक है, सपोज करते हैं कि P में n फिगर है और Q में m फिगर है। दैट इज जो नॉन रिकरिंग यहाँ पे फिगर्स हैं वो कितने हैं? n, और जो रिकरिंग फिगर्स हैं वो कितने हैं? m। चलिए, वेयर लिख देता हूं मैं P इज P represents the recurring figures and Q represents the P जो है नॉन रिकरिंग फिगर है, नॉन recurring figures, and Q represents the recurring figures। नंबर ऑफ फिगर्स यहां से आप लोग देख सकते हैं कि P में n फिगर्स है और Q में m फिगर्स है। चलिए, इतना तो आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूं इसको, ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए ठीक ठाक। चलिए, D इज इक्वल टू P डॉट 0.P Q एंड सो ऑन, इस तरह से है, जहां की P n फिगर कंटेन कर रहा है और Q m फिगर्स कंटेन कर रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, P क्या है? नॉन रिकरिंग, और Q क्या है? रिकरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा यहाँ पे? ये मुझे बताइए। चलिए यहां से देखिए, मान लीजिए D यहाँ पे है और हमारा वैल्यू ये है 0.425, जहां की 25 रेकर कर रहा है। अब ये है हमारा P में कितने फिगर है? एक फिगर है जो कि नॉन रिकरिंग है। तो अगर 10 टू द पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू द पावर 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4.25, जो कि रिकर कर रहा है। ठीक है, एक फिगर था P में, तो मैंने 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे P में कितना फिगर है? n फिगर है, तो 10 टू द पावर n से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 10 टू द पावर n इंटू डी इज इक्वल टू P डॉट Q
Q एंड सो ऑन, इस तरह से वहाँ से मैच कराइए। सेम है। नाउ अब ये है Q, Q कितने फिगर्स को कंटेन कर रहा है? 2 फिगर्स को। तो अगर फिर से इसी में मैं 10 टू द पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 2 5 डॉट फिर से 2 5 जो कि रेकर कर रहा है, क्योंकि 2 5 तो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक रेकर कर रहा है ना, तो इसलिए। तो Q में हमारे पास 2 फिगर था, तो हमने 10 टू द पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे Q में फिगर है m, तो हम फिर इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n इंटू डी इज इक्वल टू p डॉट q q q सॉरी देखिए p q, जो रेकरिंग फिगर्स है वो क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रेकरिंग फिगर्स है उतने नंबर्स ऑफ डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ भी Q जो क्या होगा हमारा, डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा, और बाकी के Q डेसिमल के इधर ही रह जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 10 टू द पावर m प्लस n इंटू डी, इसको मैं 10 टू द पावर n प्लस n लिख सकता हूँ, और d है माइनस 10 टू द पावर n इंटू डी, इसमें से इसको घटा दिया, उसी तरह इधर से इधर घटा दूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा pq माइनस p, क्योंकि भाई डेसिमल के बाद तो इधर भी q q q है, इधर भी q q है, सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारे पास pq माइनस p। 10 टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया, राइट, क्या बच गया हमारे पास, 10 टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी, 10 टू द पावर n इंटू डी हमने कॉमन ले लिया, pq माइनस p, दैट मीन्स d इज इक्वल टू pq माइनस p डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर m माइनस 1, 10 टू द पावर m माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर n। यही आपका जो जनरल फॉर्मूला है उसकी मैं बात कर रहा था। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको बस 1-2 बार आप बनाएंगे ना प्रॉब्लम तो आपको समझ में आएगा। PQ क्या है देखिए, यहां से समझते हैं। 0.425 हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अब PQ का मतलब है कि जो भी इंटीग्रल नंबर हमें रेकरिंग और नॉन रेकरिंग फिगर्स को मिला के बन रहा है। P मतलब नॉन रेकरिंग फिगर्स, Q मतलब रेकरिंग फिगर्स। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग को मिला के जो फिगर बन रहा है P इंटू Q कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको प्रोडक्ट नहीं समझना है। P और Q क्या है, P और Q वो इंटीग्रल वैल्यू है जो कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग फिगर्स को मिला के बन रहा है। अब यहाँ पे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग फिगर्स को मिला के आपका इंटीजर क्या बन रहा है, 425। तो PQ यहाँ पे 425 है, माइनस P का मतलब वो फिगर्स जो कि नॉन रेकरिंग है, सिर्फ नॉन रेकरिंग वाला फिगर। नॉन रेकरिंग वाला फिगर क्या है, 4 है, तो P का मतलब 4 हो गया। इस चीज को समझिए, सॉरी, इस चीज को समझिए। 10 टू द पावर m माइनस 1 उसको भी यहीं से समझते हैं। इसका आंसर आपका कितना आया था, 421/990। सीधा साधा बात है। अब 10 टू द पावर 1, एक चीज देखिए, 10 टू द पावर अगर 10 में से 10 टू द पावर 2 में से आप 1 घटाएंगे 99 आएगा। 10 टू द पावर 1 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा। 10 टू द पावर 3 में से 1 घटाएंगे 999 आएगा। 10 टू द पावर 4 में से 999 घटाएंगे, सॉरी 10 टू द पावर 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 9 9 9 9। उसी तरह 10 टू द पावर m में 10 टू द पावर n में से 1 घटाएंगे तो आपको आएगा 999 एंड सो ऑन टू n टाइम्स। तो आप एक चीज देख रहे हैं
कि 10 का जो भी पावर है, तो अगर इस टोटल वैल्यू में से 1 घटा रहे हैं तो हमें उतना ही नंबर ऑफ नाइन्स मिल रहा है जितना कि 10 का पावर है। अब यहाँ पे 10 का पावर m है और -1 है, मतलब यहाँ m टाइम्स 9 और उसके आगे क्या होगा 10 टू द पावर n, 10 टू द पावर n सिंपली 1 के बाद n टाइम्स 0, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा हमारा 9 9 9 एंड सो ऑन टू m टाइम्स और इसके आगे जितना नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस। यहां से समझिए, यहां पे आपका था 0.425, तो ऊपर तो आपको यहां से आपका दिख रहा है PQ इज इक्वल टू 425 और P इज इक्वल टू 4, तो PQ माइनस P यानी कि 425 माइनस 4 421 आ गया। नीचे 10 टू द पावर m माइनस 1, 10 टू द पावर m, ध्यान दीजिए ये m क्या है, रेकरिंग फिगर्स में जितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं 10 पे उतना ही पावर है और उसमें से हम 1 घटा रहे हैं, यानी कि रेकरिंग फिगर्स में जितने नंबर्स ऑफ फिगर्स हैं उतना 9, यहाँ पे 2 फिगर्स था रेकरिंग फिगर्स में, तो 2 बार 9 और -1 मतलब 2 बार 9, इस पूरे का मतलब 2 बार 9, यहाँ पे n टाइम्स 9, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बार था, नंबर ऑफ फिगर्स विच आर रेकर आर 2, देयरफॉर 2 टाइम्स 9 और आगे एक बार 0 ऐसा बैठा दिया। 0 क्यों 1 बैठाया, क्योंकि हमारा जो नॉन रिकरिंग फिगर है वो कितना है 1 है, वही 10 टू द पावर n, 10 टू द पावर n यानी कि नॉन रिकरिंग फिगर्स में जितने नंबर ऑफ फिगर्स होंगे उतने 0। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी रेकरिंग डेसिमल हो उसको बड़ी आसानी से किसी सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि किसी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखा आपने इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है कि PQ क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि 0.4265 रेकर कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे PQ क्या होगा। PQ मतलब वो इंटीग्रल वैल्यू जो कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग फिगर्स को मिला के बन रहा है, यानी कि ये वाला PQ इज इक्वल टू 4265। P सिर्फ नॉन रेकरिंग फिगर्स, नॉन रेकरिंग फिगर्स यहाँ पे क्या है 42, तो PQ माइनस P मतलब इसको घटा के नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर m माइनस 1, यहाँ m की जगह क्या है नंबर ऑफ फिगर्स दैट आर रिकरिंग, 2 हैं तो 2 बार 9, एंड नंबर ऑफ फिगर्स दैट डू नॉट रिकर, यहां 2 हैं तो 9900। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, दैट इज PQ माइनस P, तो आ जाएगा आपका 3224 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। अगर वहीं पे यहाँ पे एक और फिगर रेकर करता आपका, मान लीजिए यहाँ पे 652 रेकर करता, तो नीचे में क्या हो जाता एक और 9 और आगे 2 0, क्योंकि नंबर ऑफ फिगर्स दैट आर रेकरिंग आर नाउ 3, देयरफॉर 3 9s, 10 टू द पावर 3 माइनस 1, ये इसलिए। और ऊपर में क्या हो जाता फिर आपका PQ क्या हो जाता 42652, और इसमें से हम लोग अब ये 42 को घटा देते हैं, ऊपर में ये वाला वैल्यू आता, तो ऊपर क्या हो जाता है यहाँ पे 01624। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सो यू कैन इजिली सी हियर कि हाउ टू कन्वर्ट एनी रिकरिंग decimal into a simple fraction just by remembering this formula. So you need to actually memorize this formula because it is one of the important formulas. एक बार इसका कॉन्सेप्ट आप जान गए तो आपको आपके दिमाग में रहेगा ये। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चलेगा कि क्या ऊपर में किस चीज़ में से क्या घटाना है, नीचे में कितने 9 आएंगे और कितने 0 आएंगे। सो दैट्स इट।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें देखना है, और वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। एपी में हमने देखा था कि टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जीपी में भी हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करना होता है कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करें कि प्रॉब्लम को बनाने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर 3 टर्म है, एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं हम। चलिए एक एकदम छोटा सा प्रॉब्लम पहले बनाते हैं। चलिए फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 19 and whose product is 260। ठीक है, कह रहा है कि 3 नंबर्स जो कि जीपी में है उनका सम 19 है और प्रोडक्ट 216 है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि चूंकि नॉर्मली एपी का जो सीरीज होता है हम इस तरह से मानते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह तो सॉरी जीपी का जो सीरीज होता है वो हम इस तरह से मानते हैं टिपिकली, और इसको हम सपोज करते हैं कि ये जनरल सीरीज है जो कि जीपी में है, ऐसा हम मान लेते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। This is what our supposition has been. Now, जब भी कोई प्रॉब्लम पूछा जाए और उस प्रॉब्लम में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में दिए गए हो और उन नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो आप अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 नंबर है, अगर आपने मान लिया कि ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर जीपी में है, ऑफ कोर्स है। अगर आपने इस तरह से नंबर माना तो इस प्रॉब्लम को बनाने में आपको दिक्कत होगी। एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन जिसको बनाने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं प्रोडक्ट है ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 216, दैट इज ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 216। फिर ए और आर का यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता, किसी एक का वैल्यू तो आता नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत हो जाता है इसको बनाने में, ठीक है। इसीलिए whenever a question already given the product of any number of terms in GP, you have to select the number of terms in a certain way, otherwise you will be feeling difficulty in solving that particular problem। और देखते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर को सिलेक्ट करना है जो कि जीपी में है, तो इस 3 नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे ए बाई आर, ए और ए आर। देख लीजिए ये भी जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो आर है हमारा। फर्स्ट टर्म ए बाई आर है, सेकेंड टर्म ए है और थर्ड टर्म ए आर है। नाउ इफ यू वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी बिगिन लाइक ए बाई आर इंटू ए आर स्क्वायर। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 216, आर सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आर होगा, ठीक है। ए बाई आर इंटू ए आर, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 216, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 6। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब हमने देखा कि हमारा ए बड़ी आसानी से निकल गया। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 19, दैट मीन्स ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19। 6 बाई आर
plus 6r is equal to 19. That implies 6 plus 6r plus 6r square is equal to 19r. That implies 6r square minus 13r plus 6 is equal to 0. 6r square minus 9r minus 4r plus 6 is equal to 0. 3r कॉमन लेंगे, आ गया 2r minus 3 minus 2, 2r minus 3 is equal to 0. That means r is equal to 2/3 और 3/2. r का कोई भी वैल्यू लीजिए, a इज इक्वल टू 6 ले लीजिए और r इज इक्वल टू 2/3 या 3/2 कोई भी ले लीजिए, आपका तीनों नंबर आ जाएगा. पहला नंबर क्या होगा, मान लेते हैं हम r इज इक्वल टू 2 हमने लिया, तो पहला नंबर a/r, a कितना है 6 और r इज इक्वल टू 2/3, 3 ऊपर 2 नीचे, पहला नंबर हो जाएगा हमारा 9. दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, सिंपल सी बात है 6, और तीसरा नंबर फिर कितना होना चाहिए, तीसरा नंबर कितना होना चाहिए, AR इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3, तीसरा नंबर हमारा होना चाहिए 4. ठीक है. उसी तरह अगर 3/2 लेते तो आता 4, 6 और 9, उल्टा आता, देख लीजिए, अगर 3/2 लेते तो कितना हो जाता, 6 इंटू 2/3, 4, दूसरा a हमारा 6 है और तीसरा कितना हो जाता, 9 हो जाता. ठीक है. तो r में दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखा आपने, अगर मैंने इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को चुना तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बन गया. तो यहाँ पे तो 3 नंबर्स पूछा गया था कि 3 नंबर्स इन GP एंड their product are given, but sometimes more than 3 numbers are given. The product of more than 3 numbers are given, maybe 4 numbers, 5 numbers, 6 numbers, sometimes 7 numbers. ठीक है. तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैसे मानेंगे, इसका एक बहुत ही अच्छा सा नियम है जिसको आपको देखना है. चलिए, selection of number of terms in GP. अब दो सिचुएशन हो सकता है, या तो जो नंबर हो वो ऑड में पूछा जाए, जैसे कि अभी 3 नंबर इन GP पूछा गया था, तो वो 3 क्या है, ऑड है. जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो नंबर्स को एक तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो नंबर्स को किसी एक तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए ऑड नंबर्स के लिए, for odd number of terms 2m plus 1, जहाँ की m कोई पॉजिटिव इंटीजर है. जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हम नंबर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे. देखिए, देन द GP is a by r to the power m, देखते जाइए, a by r to the power m minus 1, a by r to the power m minus 2 and so on to a by r, ar square and so on, a r to the power m minus 1, ar to the power m. ठीक है. मान लेते हैं कि आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है. सबसे पहले एक चीज और याद रखना है आपको, अगर आपको कभी दिक्कत हो रही है सेलेक्ट करने में तो याद रखिएगा कि जब भी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करेंगे ना GP में, हमेशा आपका मिडिल टर्म a होना चाहिए, हमेशा. चलिए, अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि आपको कहा गया 3 नंबर सेलेक्ट करना है. 3 नंबर मीन्स, सॉरी एक्चुअली में जो पावर का स्विच है वो मैंने काट के रखा था और बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा वाली. सो हम कहाँ पे थे, अगर ऑड नंबर्स हमें सेलेक्ट करना हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से a by r to the power m, a by r to the power m minus 1 एंड सो ऑन. इस तरह से
एक चीज़ आपको, जैसा कि मैं कह रहा था, याद रखिएगा कि जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में सेलेक्ट करना हो तो जो मिडिल टर्म आपका होना चाहिए वो ए होना चाहिए हमेशा। अब देखिए, जैसा कि पिछले केस में, पिछला जो हमने प्रॉब्लम बनाया था उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स था वो 3 था। चलिए 3 मतलब कि 2 इंटू 1 प्लस 1, एम की जगह कितना है 1 है, तो a बाई आर टू दी पावर कितना 1, a बाई आर टू दी पावर 1 माइनस 1, a बाई आर टू दी पावर 1 माइनस 2, a बाई आर टू दी पावर 0, a बाई आर टू दी पावर माइनस 1, a बाई आर टू दी पावर 0 मतलब 1, यानी कि यहाँ सिर्फ a और ये a आर टू दी पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा r। तो देख सकते हैं यहाँ मिडिल टर्म कितना है ये, यानी कि ये तीनों टर्म हमारे सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको 5 नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करना है, ऑड की बात हो रही है सिर्फ, तो अगर 5 नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें हम तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एम की जगह कितना है 2 है, तो a बाई आर स्क्वायर, और बस एक एक घटाते जाइए, a बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। उसी तरह 7 कहा जाएगा तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, एम के जगह 3 है, बस कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से आप नंबर ऑफ टर्म्स को मान सकते हैं। अब आते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करना हो जो कि जीपी में हो तब याद रखिए ये जो मेथड है ना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये तभी काम में आता है जब आपके प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी में उनका प्रोडक्ट दिया हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आर ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसीलिए इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट किया जाता है जब प्रोडक्ट दिया होता है उन नंबर्स का। तो चलिए इसको मैंने मिटा दिया, सॉरी, फिर से लिख देता हूँ। देन द जीपी इज a बाई आर टू दी पावर m, a बाई आर टू दी पावर m माइनस 1, a बाई आर टू दी पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन टू a बाई r, a r स्क्वायर एंड सो ऑन टू a टू दी पावर m माइनस 1, a r टू दी पावर m। ठीक है, ये ऑड हो गई, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो गई। 4 इवन नंबर ऑफ टर्म्स 2m, जहां की m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। द नंबर ऑफ, यहां देन लिखना कोई जरूरी नहीं था, द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर, इस तरह से ऑड के लिए द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर क्या हो जाएगा a बाई आर टू दी पावर 2m माइनस 1, a बाई आर टू दी पावर 2m माइनस 2, a बाई, यहाँ कर लीजिए 3, दो घटाना है इसमें, a बाई आर टू दी पावर 2m माइनस 5 एंड सो ऑन टू a बाई आर, a r and so on to a r to the power 2m minus 1, a r to the power 2m minus 3, a r to the power 2m minus 1। ये आपका लास्ट टर्म रहेगा। इस तरह से हम टर्म्स को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें कहा जा रहा है 4 नंबर सेलेक्ट करना है, 4, यानी कि m की जगह कितना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो m की जगह कितना है 2 है, तो 4 नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, a बाई आर टू दी पावर 2m यानी कि 2 इंटू 2 4, देखिए 2 इंटू 2, m की जगह 2 है बट 2m पूरा क्या है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 2m यानी कि 4 माइनस 1 3। अब बस क्या करना है, दो घटाना है, देखिए 2m माइनस 1 फिर 2m माइनस 3, 2m माइनस 5, दो घटाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बाई आर, उसके बाद ए आर स्क्वेयर,
ए आर क्यूब। ठीक है, देखा आपने, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन में रहे तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेना है। अगर 6 नंबर कहा जाए तो, अब देखिए जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म कहा जाए ना तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। ऑड में तो आपने ध्यान में रखा कि ए हमारा मिडिल टर्म है, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो पहला टर्म में आर का इंडेक्स होता है ना, वो क्या होता है, जितना भी नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना हो उससे एक कम। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना था तो आर का इंडेक्स हो गया 4 से एक कम, यानी कि 3। बस 2 तो घटाते जाइए, देख लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको 6 नंबर कहा जाए कि 6 नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना है, 6 मतलब कि 2 × 3, एम की जगह 3 है, याद रखिएगा। कॉमन सेंस नंबर ऑफ टर्म 6 है तो यहाँ पे आर का कोफिशिएंट, आर का जो इंडेक्स होगा वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हो जाएगा a/5, बस 2 तो घटाते जाइए, क्यूब a/r, ar क्यूब ar5, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 8 होगा, फिर भी इसी तरह से। देखिए एग्जामिनेशंस में वो कितना भी टफ एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम देना हो तो वो पूछ सकता है, बट अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो ना तो 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते हैं, ये रेयर है। ठीक है, अगर पूछे भी जाएंगे तो ये इसका जनरल सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मेथड है, आपको ये याद रख लेना है बस। ठीक है, अगर पूछा भी गया तो वो इस तरह से पूछेगा कि आगे जाके प्रॉब्लम आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ये याद रखना है जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाए तो आर का कोफिशिएंट याद रखिएगा पहले वाले में, एक कम, वट एवर द नंबर ऑफ टर्म्स इज द कोफिशिएंट ऑफ द इंडेक्स ऑफ आर, द पावर ऑफ आर इज 1 लेस। ठीक है, एंड में और स्टार्टिंग में, एंड में भी देखिए 6 कहा गया था तो 5 है आर का इंडेक्स, शुरू में भी आर का इंडेक्स कितना है, 5 है। So this is how we can select number of terms in GP. And remember, whenever the product of the terms in GP are given, you have to select the numbers like this. जब भी नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में। Now we are going to study about one of the very important concepts in all of geometrical progression, that is called arithmetic geometric sequence or arithmetic geometric series. पहले देखते हैं कि arithmetic geometric series होता क्या है। इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। इसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन आर इन AP। AP में है जिसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। एक और सीरीज को ध्यान में दीजिए, देखिए a के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 r, r स्क्वायर, r क्यूब एंड सो ऑन आर इन GP। हम देख रहे हैं कि इसमें हर एक टर्म, इस सीरीज का हर एक टर्म r और कुछ
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए के साथ इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आर का जो कोफिशिएंट वाला टर्म्स है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, एपी में है, और आर वाला जितना टर्म है 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब और एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जीपी में है। तो देख सकते हैं ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें हर टर्म का जो प्रोडक्ट है वो अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ एपी में भी है और जीपी में भी है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लगा रहा हूँ? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है कि अगर आर के कोफिशिएंट की बात करूं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट है उनका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या है? एपी में भी है और जीपी में भी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये सारे के सारे किस में है? एपी में भी है, एपी में है, और ये सारे के सारे जीपी में है। इसीलिए ये क्या है? एक तरह से मिक्स ऑफ एपी एंड जीपी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई these types of series are called arithmetic geometric series। अब इसका सम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्यों कहा शुरू में इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखते हैं पहले कि व्हाट इज द सम टू n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज। नॉर्मल एपी का और जीपी का तो सम हमने देख लिया n टर्म्स तक का। अब देखते हैं कि इस मिक्स वाले सीरीज का सम क्या होता है। Sum to n terms of an arithmetic geometric series। ठीक है, let S denotes the sum, then S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर एंड सो ऑन टू nth टर्म। अब कैसे निकालेंगे? n नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ पे nth टर्म को भी लिखना जरूरी है। nth टर्म देखिए, अब r के कोफिशिएंट तो ap में है, तो ap का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म a ही है तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर जीपी का nth टर्म ए आर टू द पावर n माइनस 1। इस केस में जो फर्स्ट टर्म है a है वो 1 है, a का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, आर टू द पावर n माइनस 1। देख लिया हमने, n माइनस 1 के ऊपर बार देने का मतलब है कि n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है। ये बार को कहते हैं विंकलम, विंकलम याद रखिएगा, ये एक तरह का ब्रैकेट है। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे जीपी का सम हमने निकाला था उसी तरह यहाँ भी करना है। जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो तो ऑब्वियसली जीपी में ही होगा, एपी में तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो जो कॉमन रेशियो है उससे दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन रेशियो तो हमारा क्लियरली आर है, तो करेंगे आर एस इज इक्वल टू ए आर प्लस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन टू, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस हो जाएगा इससे पहले वाला टर्म की, क्योंकि इससे पहले वाला टर्म यहाँ पे क्या होता? r का पावर जो होता वो होता n माइनस 2, जस्ट इससे पहले वाला, राइट। यहाँ पे मैंने r से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे जो पहले वाला टर्म है वहाँ पे r का कोफिशिएंट क्या हो, r का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1, और लास्ट वाला टर्म ये यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू आर टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि r से मल्टीप्लाई किया तो ये n माइनस 1 n में चेंज हो गया। फिर यहाँ भी घटाते हैं, जीपी में भी घटा रहे थे, यहाँ भी घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा s 1 माइनस आर
अब यहाँ पे देखिए ए आर माइनस ए आर और ए आर कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ डी आर। ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर स्क्वेयर कट जाएगा, ए आर स्क्वेयर और माइनस ए आर स्क्वेयर। यहाँ से देखिए 2dr स्क्वेयर माइनस डी आर स्क्वेयर, एक डी आर स्क्वेयर बच गया, तो ए के बाद हो गया डी आर प्लस डी आर स्क्वेयर। उसी तरह अब प्लस डी आर क्यूब एंड सो ऑन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर टू द पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में ये वाला टर्म तो बच जाएगा, क्योंकि भाई r का जो सेम कोएफिशिएंट है उसी में तो आप घटाइएगा ना, ये तो बच जाएगा हमारा। तो इसको लिख देंगे माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल टू द पावर r टू द पावर n। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसमें ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ध्यान से देखिए इसको, देखिए जब हमने घटाया तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है a बच गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n था, उसमें से एक टर्म यहाँ पे बच गया। हमने टोटल घटाया कितना, यहाँ से घटा, इतना पूरा घटा दिया, इतना में से इसका उतना ही टर्म्स हमने घटा लिया, और इसमें से भी हमें ये वाला टर्म एक अंत में बचा हुआ है। तो जब इसमें से एक टर्म हमने छांट दिया, इसमें से भी एक टर्म हमने छांट दिया, तो हमने सब्ट्रैक्ट कितना टर्म को कितना टर्म से किया, n माइनस 1th टर्म को, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन बोथ दीज टर्म्स आर n, right? And when we exclude one term from both these sums, how many terms we get, n minus 1. So this particular thing contains n minus 1 terms. ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने में ना कभी दिक्कत ना हो। चलिए ये, अब ये तो भाई हमारा जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है, और फर्स्ट टर्म डी आर है, साफ साफ देख रहे हैं। लास्ट टर्म कितना है, डी आर टू दी पावर n माइनस 1। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर लेंगे यहाँ पे कि डी आर टू दी पावर n इंटू 1 माइनस इंटू चाहे ये वाला फॉर्मूला a माइनस आर एल बाई 1 माइनस आर, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया, तो वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या जो फिर नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, या फिर साइन चेंज करने के बाद a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। तो चलिए ये हो जाएगा डी आर, राइट, इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। अगर ये इस आपको नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने में आपको दिक्कत हो रही है और लास्ट टर्म आपको पता है, तो फटाक करके ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सेम चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस आर, ठीक है, और इस टर्म को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल टू दी पावर आर टू दी पावर n। दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, ये 1 माइनस आर इधर जाएगा, हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल टू दी पावर आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड सम। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, और यहां भी सम टू इन्फिनिटी होता है जब हमारा कॉमन रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यहां भी वो सिचुएशन आता है। चलिए इरेज करता हूं इसको मैं, ना ये फॉर्मूला ज़रा ध्यान से देखिए,
सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्म्स को आपने क्या किया, बहुत लार्ज कर दिया, इन्फिनिटी तक कर दिया। तो जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ गया तो r टू द पावर n 0 की तरफ जाएगा। इफ r इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ r इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जब r 1 से कम हो, तो इस केस में जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो r टू द पावर n 0 की तरफ जाएगा। तो उस केस में देन सम टू इन्फिनिटी ऑफ एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए। सबसे पहले तो इस सम को ब्रेक करके लिखते हैं। s इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे n माइनस 1 था ना, देखिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे r टू द पावर n माइनस 1 होगा। गलती हो गई थी मेरे से, तो इसको लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, dr माइनस dr टू द पावर n, ये वाला r जुड़ जाएगा तो बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल टू द पावर r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। ठीक है। अब अगर ये चीज एप्लीकेबल हो तो भाई r टू द पावर n 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, ये भी टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि r टू द पावर 0 के तरफ जा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 0 इसका वैल्यू भी और इसका वैल्यू भी हो जाएगा। तो इस केस में सम टू इन्फिनिटी ऑफ एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सम टू इन्फिनिटी। लेकिन जब भी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज हो और उसमें सम टू इन्फिनिटी निकालना हो ना, तो ये फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है इतना लंबा लंबा। उस प्रॉब्लम को जिस मेथड से आपने अभी सम को फाइंड किया है ना, उसी मेथड से निकाल दीजिए, उस प्रॉब्लम को उसी मेथड से सॉल्व करिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए, इससे हम समझते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से इन्फिनिटी के केस में नंबर ऑफ टर्म्स जब इन्फिनिटी होता है तो उसके केस में ये काम करता है। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स को हमेशा इस तरह से हम सॉल्व करना चाहेंगे। डेफिनेटली फॉर्मूला याद है तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कोई करता नहीं है ये फॉर्मूला याद। ये फॉर्मूला के बारे में आगे हम समेशन ऑफ सीरीज में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं छोटा सा कोई भी। If x is less than 1, find the sum of the series 1 plus 2x plus 3x square plus so on to infinity। अब ये क्या है, क्लियरली अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज है। 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे के सारे AP में है। 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन ये सारे के सारे GP में है। कॉमन रेशियो हमारा x है। मान लेते हैं कि s सम है हमारा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। कॉमन रेशियो जो है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, x इंटू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसलिए बाय सब्ट्रैक्शन वी गेट s इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 2x में से x गया तो x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन टू। ये एक क्या हो गया, इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ गया। और ये x हम दिया हुआ है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
सॉरी ये लेस देन 1 होना चाहिए यहाँ पे, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर, यही तो होता है ना सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला हमने निकाला था कि अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का जो अभी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका भी सम हमने अभी निकाला था, वो क्या आया था हमारा जो अभी जस्ट आया था, वो क्या आया था a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यही तो आया था ना। इसको भी अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हम अभी देख लेंगे। यहाँ से आंसर क्या आ गया 1 माइनस एक्स एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद है फिर भी आएगा। एस इज इक्वल टू इतना हो गया। ए कितना है आपका, ए है हमारा 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस डी आर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, आर मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1 है, आर कॉमन रेशियो एक्स है बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों केस में हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि आपको इस मेथड से ही बनाना होगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आसान है, इजी है, एंड इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। बट somehow if you not or you are not able to remember all these formulas, then just forget it, no problem in this, and just apply this rule, this method. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे और सिर्फ अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। वहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये मेथड ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा एक्यूरेट है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेने के से अगर कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ की हमें इस मेथड का ही काम लगने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये फॉर्मूला आसान है, आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगर ये आपको याद है तो डेफिनेटली आपका कोई इस तरह का अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहाँ की ये मेथड ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, वहाँ पे देखेंगे। आई होप आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है जीपी का सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा। सो दिस कंक्लूड्स द जीपी। कुछ चीज़ें इसमें बची होंगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में स्पेशली हम प्रॉब्लम करेंगे पहले इससे रिलेटेड, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।